नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है बायोलॉजी या कहें जीव विज्ञान। और इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका कोशिका की क्या संरचना के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जो कि हम लगभग 4 वीडियो जो हैं देख चुके हैं, या 4 वीडियो या कहें 4 टॉपिक हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ये है आपका 5वां पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। यानी चैप्टर नंबर आपका 7 है और कोशिका की संरचना पार्ट 5 है। तो आइए समझते हैं हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो नज़र डालते हैं हमें पढ़ना है इसमें क्या है। तो हमें यहाँ पर पढ़ना है क्रोमेटिन तथा गुणसूत्र के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, या क्रोमोसोम्स के बारे में। गुणसूत्र क्या होता है, इसकी खोज किसने की, गुणसूत्र नाम किसके द्वारा दिया गया था, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, क्रोमिन मेटा क्या होता है, अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड क्या होता है। ठीक है, समझ रहा ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये हम कुछ प्रमुख बिंदु हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हल्की सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि यदि आप इस वीडियो की या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी मैंने पढ़ाई है उनकी यदि पीडीएफ चाहते हैं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप 2-3 तरह से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। पहले तो आप फ्री ले सकते हैं, वो आपको कुछ पेज मिलेंगे। पेड जो है आपको फुल कोर्स मिलेगा, जो कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। नीचे टेलीग्राम इंस्टामोजो का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। आप मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे तो आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा और आसानी से आप खरीद भी सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया आपका। इसका पीडीएफ जो है वो 2 प्रकार की है, कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट में क्या खासियत है और कलर्ड में क्या है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए फिर आपका चैप्टर नंबर 7 है, उसकी शुरुआत करते हैं। चलिए क्रोमेटिन तथा गुणसूत्र के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आपकी मान लीजिए कोशिका के अंदर केंद्रक के अंदर कुछ पाया जाता है, जैसे कि केंद्रिका हो गई, क्रोमेटिन हो गया, केंद्रक झिल्ली हो गई। केंद्रक झिल्ली तो आखिर में होती है ना, केंद्रक, फिर केंद्रक छिद्र भी हो गया, छोटे छोटे छेद भी होते हैं उसमें। ठीक है, तो इस तरह से इसके बाद इसमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं, उसको देखते हैं। तो केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये धागे नुमा, इस तरह से ऐसे करके, इस तरह से, इस तरह से, ये इस तरह से ऐसे करके लगता है ऐसा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के समान एक दूसरे के ऊपर फैलाकर क्या करते हैं, आकृति बना लेते हैं। यह जाल के समान दिखाई देता है, लेकिन यह वास्तविक जाल नहीं होता, क्योंकि हर क्रोमेटिन धागे का सिरा जो होता है वह अलग अलग होता है। यानी कि जो धागे होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, बल्कि वो अलग अलग होते हैं। ये धागे न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, जो कि न्यूक्लियक अम्ल तथा क्षारीय प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। फिर से बोल देता हूँ, यह जाल के समान दिखाई देता है, लेकिन यह वास्तविक जाल नहीं होता, क्योंकि हर क्रोमेटिन जो धागा होता है उसमें अलग अलग, उनमें थोड़ा थोड़ा क्या होता है, गैप होता है। ये धागे न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, जो कि न्यूक्लिक अम्ल तथा क्षारीय प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। समझ में आ गया। क्षारीय प्रोटीन क्या होते हैं, क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन होता है, जो कि क्षारीय एमिनो अम्ल से बनता है। ठीक है, जब कोशिका विभाजन होता है तो ये जो क्रोमेटिन धागे होते हैं, मैं फिर से बोल देता हूं, जब कोशिका विभाजन होता है तो ये क्रोमेटिन धागे एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। और जब अलग होते हैं तो सिकुड़कर छोटे तथा मोटे हो जाते हैं। और जब ये सिकुड़कर छोटे और मोटे हो जाते हैं तो इन्हीं धागों को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। फिर से बोल दे रहा हूँ कि एक होती है आपकी, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कोशिका के अंदर केंद्र के अंदर आपका क्रोमेटिन धागे मैंने बताया। जब कोशिका का विभाजन होता है तो क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं, अलग जब होते हैं तो सिकुड़कर छोटे और मोटे हो जाते हैं। जब ये सिकुड़कर छोटे और मोटे हो जाते हैं तो इन्हीं धागों को हम गुणसूत्र कहते हैं। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि केंद्रिका का निर्माण गुणसूत्रों से होता है। समझ में आ गया। गुणसूत्र के बारे में हल्का से देखते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है, मैंने बताया, जब कोशिका का विभाजन होता है तो क्रोमेटिन जो जाल होता है वह संघनित हो जाता है। संघनित होकर धागों या छड़ की क्या करते हैं, आकृति का निर्माण करते हैं, जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र को आनुवांशिक लक्षणों का क्या माना जाता है, वाहक माना जाता है। वाहक मतलब भेजने वाला, यानी कि एक व्यक्ति से या एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों का आदान प्रदान करता कौन है, आपका गुणसूत्र करता है। ठीक है, तो गुणसूत्र को आनुवांशिक लक्षणों का वाहक माना जाता है। सबसे पहले बात आती है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्ट्रासबर्गर ने 1875 में इसकी खोज की थी। किसकी, गुणसूत्र की। कब, 1875 में।
ठीक है, किसने? स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है। इसकी खोज की थी, लेकिन खोज तो कर दी, लेकिन नाम समझ में नहीं आ रहा था कि नाम किसका क्या रखें। तो फिर मैं फिर वहां पर पहुंचा और मैंने वाल्डेयर से बात की। ये इतिहासकार नहीं लिखते हैं, ये बात अलग है, लेकिन मेरा ये मानना है, ये बात अलग है, ठीक है। तो 1889 में वाल्डेयर ने इसको गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा, ठीक है। प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है, यानी कि हर गुणसूत्र जो होता है डीएनए और मैट्रिक्स का बना होता है। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि ये हो गई कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन जब होता है तो इनके जो धागे होते हैं सिकुड़कर छोटे और मोटे हो जाते हैं, संघनित होकर छोटे और मोटे हो जाते हैं, तब इनको हम गुणसूत्र कहते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वह डीएनए और मैट्रिक्स से बने होते हैं। ये आपका मैट्रिक्स और डीएनए के द्वारा बना हुआ होता है। ये गुणसूत्र की पूरी आकृति है इस तरह से, ठीक, समझ में आ गया? किससे बने होते हैं गुणसूत्र? डीएनए तथा मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक तरल और गाढ़ा और जेली के समान पदार्थ होता है, जिसमें धागे की तरह दिखने वाला एक क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, क्रोमेटिन डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, लेकिन जो गुणसूत्र होता है वो काय का बना होता है? डीएनए तथा मैट्रिक्स का बना हुआ होता है। चलिए, गुणसूत्र में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से या जनकों से अपनी संतानों में भेजे जाते हैं। फिर से बोल दे रहा हूं, गुणसूत्र में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के द्वारा अगली संतान में भेजा जाता है। मैं और मेरी पत्नी होती है, अगर उनका आप लोग क्रिया तो जानते हैं किस तरह से होती है, तो उस क्रिया के द्वारा यदि कोई संतान होती है तो उसमें जो गुण होंगे वो मेरे और मेरी पत्नी के होंगे। तो वो किसके द्वारा गए? डीएनए अणु के द्वारा मेरी संतान में, या मेरा जो बेटा बेटी बच्चा बच्ची जो आप कह लें उसमें जाते हैं। किसके द्वारा? डीएनए अणु के द्वारा। अब ये डीएनए अणु कहाँ होता है? गुणसूत्र में। समझ में आ गया? गुणसूत्र कहाँ होता है? आपका क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन कहाँ होता है? आपका केंद्रक में। अब भैया केंद्रक कहाँ होता है? भैया केंद्रक होता है आपका कोशिका में। कोशिका कहाँ होती है? हमारे शरीर में। हमारा शरीर कहाँ है? भैया सामने बैठा हूं ना, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। चलिए आगे समझते हैं। मैंने क्या बताया? डीएनए अणु में कोशिका निर्माण और संगठन की हर जरूरी जानकारी होती है, यानी कि एक छोटा सा कण होता है, उस डीएनए पर ही सारी जानकारी होती है। पूरी जितना भी ग्रंथ लिखा जाता है वो पूरा का पूरा ग्रंथ जो होता है वो पूरा का पूरा डीएनए के ऊपर कॉपी होके एक से दूसरे व्यक्ति में या एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चला जाता है। ठीक है, किस तरह से क्या होना है, कैसे होना है, तो ये सारी जानकारी डीएनए के अंदर मौजूद होती है। क्रोमेटिन के डीएनए में, यहाँ पर दिखा दूं मैं, क्रोमेटिन, एक सेकंड में अपना सुंदर सा हाथ लेकर आऊं बेटा, आते जाना। हाँ, मैंने क्या बताया? क्रोमेटिन के डीएनए में जिस जिस जगह हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है उस स्थान पर क्रोमेटिन में माला के मोती की तरह गोल गोल संरचना दिखाई देती है। इसको ही हम क्रोमोमियर्स कहते हैं। फिर से बोल देता हूं, क्रोमेटिन के डीएनए में जिस जिस जगह पर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है उस स्थान पर क्रोमेटिन में माला की तरह, यहाँ पर देख सकते हैं, ये माला की तरह, माला में जो मोती होते हैं उसकी तरह उसकी आकृति की तरह गोल गोल संरचना दिखाई पड़ती है, जिसको हम क्रोमोमियर्स कहते हैं। समझ में आ गया? क्या कहते हैं? क्रोमोमियर्स कहते हैं। आप क्रोमोमियर्स कहाँ है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है क्रोमोमियर्स, माला यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आजा बेटा, आगे चलते हैं। जो क्रोमेटिन होता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं क्रोमेटिन क्या होता है, ठीक है। तो जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन तथा मैट्रिक्स जो होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि गुणसूत्र जो होता है डीएनए तथा मैट्रिक्स से मिलकर बना हुआ होता है। अब भैया मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स तथा क्रोमेटिन के ऊपर एक परत होती है, एक झिल्ली होती है, उसका क्या नाम है? पेलिकल कहा जाता है। भैया पेलिकल कहाँ है? ये जो ऊपरी परत है इसको हम क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। मैं आपको हल्की सी जानकारी दूं, मैंने बताया ये आपकी कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन, ठीक है, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन। क्रोमेटिन की जब हम बात करें तो क्रोमेटिन को मैंने आप लोगों को बताया कि क्रोमेटिन के ऊपर क्या है? क्रोमेटिन के ऊपर एक परत है, क्रोमेटिन के ऊपर परत है, क्रोमेटिन और मैट्रिक्स, उसको हम पेलिकल कहते हैं।
ठीक है। चलिए, तो जब कोशिका का विभाजन होता है तो गुणसूत्र के जो क्रोमेटिन होते हैं, गुणसूत्र के क्रोमेटिन का द्विगुणन हो जाता है। गुणसूत्र के क्रोमेटिन का क्या हो जाता है? द्विगुणन हो जाता है। द्विगुणन का मतलब होता है फोटोकॉपी होना या डुप्लीकेशन होता, इसको कह सकते हैं। अंग्रेजी थोड़ी हमारी कमजोर है, उसको मैं तैयारी कर रहा हूँ अच्छी करने की, लेकिन जितना आता है उतना मैं आप लोगों को बता दूं। डुप्लीकेट बनाना, ठीक है, यानी कि अपनी प्रतिलिपि बनाना। ठीक, समझ में आ गया? तो फिर से बोल दें, जब कोशिका का विभाजन होता है तो गुणसूत्र के क्रोमेटिन का द्विगुणन हो जाता है या फोटोकॉपी हो जाता है या उसके ही समान बन जाते हैं, जिससे दो पुत्री क्रोमेटिन या डॉटर क्रोमेटिन का निर्माण होता है, जिसको हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं, जिसको हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तब हम उसको अच्छे से जानेंगे। फिर से बता दूं, जब कोशिका का विभाजन होता है तो गुणसूत्र के क्रोमेटिन का द्विगुणन हो जाता है, यानी कि फोटोकॉपी बन जाती है या उसका उसी जैसे समान दो क्रोमेटिन का निर्माण होता है। ठीक है, जिससे दो पुत्री क्रोमेटिन बनती हैं, जिसको हम डॉटर क्रोमेटिन भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। कहां पर आप क्रोमोनिमेटा? आइए मैं आप लोगों को क्रोमोनिमेटा दिखा दूं। बेटा इसमें होना चाहिए क्रोमिनोमोटा, यहां पर आप देख सकते हैं ये क्रोमिनोमोटा। चलिए, इसके बाद जब गुणसूत्र का संघनन या कंडेंसेशन होता है तो दोनों क्रोमोनिमेटा सिकुड़कर मोटे तथा छोटे हो जाते हैं, और जब ये मोटे तथा छोटे हो जाते हैं अब ये है क्या कहलाते हैं? अर्ध गुणसूत्र या क्रोमिटिड कहेंगे, यानी कि प्रत्येक क्रोमिनिमेटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। मैंने क्या बताया, एक बार फिर से बता दूं। मैंने बताया कि जब गुणसूत्र के क्रोमेटिन का क्या होता है, जब द्विगुणन होता है तो उससे दो क्रोमेटिन का, दो पुत्री क्रोमेटिन का निर्माण होता है। ठीक, उसको क्या कहते हैं? क्रोमिनिमेटा कहते हैं। ठीक है, जब गुणसूत्र का संघनन होता है तो दोनों क्रोमिनिमेटा क्या होते हैं? सिकुड़कर मोटे तथा छोटे हो जाते हैं, और अब यह क्या कहलाने लगता है? अब यह है अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड कहा जाने लगता है। ठीक है, तो सीधा सा मतलब क्या हुआ? क्रोमिनिमेटा क्या होता है? एक अर्ध गुणसूत्र होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। तो इस तरह से जब डीएनए का द्विगुणन हुआ है, यानी कि 1 से 2 बन जाते हैं, तो द्विगुणन के होने के बाद हर गुणसूत्र से 2 क्रोमेटिड प्राप्त होते हैं। अब क्रोमेटिड कौन सा होता है? ये मान लीजिए पूरा गुणसूत्र है, इससे 2 क्रोमेटिड प्राप्त हुए, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? क्रोमेटिड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्रोमेटिड जहां पर मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। आइए मैं यहाँ पर जो लिखा है उसको बोल देता हूँ। तो इस तरह से डीएनए का द्विगुणन होने के बाद हर गुणसूत्र से 2 क्रोमेटिड प्राप्त होते हैं। हर गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड जहां पर मिलते हैं, या कहें दोनों क्रोमेटिड जहां पर जुड़े हुए होते हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। समझ में आ गया? सेंट्रोमियर कहते हैं, यानी कि ये क्रोमेटिड है और ये क्रोमेटिड है, दोनों को मिलाकर। ठीक, तो कहां पर मिल रहे हैं? ये दोनों यहां पर मिल रहे हैं। क्या कहलाए? ये दोनों जहां पर मिले वो क्या है? सेंट्रोमियर कहलाया। ठीक, समझ में आ गया? तो जहां पर सेंट्रोमियर होता है उस स्थान पर गुणसूत्र कुछ दबा हुआ होता है। मैं फिर से दिखा दूं, मैं एक सेकेंड, हाँ मैंने क्या बताया कि जहां पर सेंट्रोमियर होता है, ये आपका यहाँ पर सेंट्रोमियर, वहां पर गुणसूत्र कुछ दबा हुआ होता है या हल्का सा पिचका हुआ होता है। जहां पर ये पिचका हुआ होता है उसको हम प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ विशेष प्रकार के भी गुणसूत्र होते हैं जिनमें दो गुणसूत्र के कुछ ऐसे प्रकार होते हैं जहां पर 2 जगह संकीर्णन हो जाता है। तो जहां पर दूसरा संकीर्णन होता है उसको हम द्वितीयक संकीर्णन भी कहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर देख सकते हैं ये प्राथमिक संकीर्णन यहाँ पर दबा हुआ है, और ये सेकेंडरी या कहें द्वितीयक संकीर्णन इसको कहते हैं। फिर से बता दूं कि गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड जहां पर मिलते हैं, ये यहाँ पर दोनों क्रोमेटिड जहां पर मिले उसको सेंट्रोमियर कहते हैं, और जहां पर ये दोनों मिलते हैं वहां पर गुणसूत्र कुछ दबा हुआ होता है, उसको हम संकीर्णन कहते हैं। अगर एक संकीर्णन है तो उसको प्राथमिक संकीर्णन कहा जाएगा, अगर 2 हैं तो उसको हम द्वितीयक संकीर्णन भी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ गुणसूत्र क्या होते हैं? जब गुणसूत्र मान लीजिए पूरा है तो गुणसूत्र का जो आखिरी क्षेत्र होता है, यानी कि बिल्कुल सिरे पर क्या होता है? एक गांठ सी होती है, यहाँ पर एक या कभी कभी 2 होती हैं, कभी 3 भी हो जाती हैं। तो कुछ गुणसूत्र में सिरे पर एक या एक से अधिक गांठ की तरह क्या होता है? उभार होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैटेलाइट बॉडी कहते हैं। किसमें? गुणसूत्र में। क्या होता है ये लास्ट वाला भाग होता है, अग्रभाग इसको हम कहते हैं। ठीक है, अग्रभाग होता है जो कि क्या होता है? गांठ की तरह उभरा हुआ होता है। गुणसूत्र के आखिरी छोर को हम टेलोमियर कहते हैं।
टेलोमियर, यहाँ पर देख सकते हैं टेलो या टीलोमियर भी हम इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं इसलिए बोल देता हूँ कि बुक में अलग अलग तरीके से आपको पढ़ने को मिल जाएगा, कहीं टेलोमियर कहीं टेलोमियर, ठीक है। जैसे कि अभी मैं बुक पढ़ रहा था तो 3 बुक में देखा तो एक फेरोद्वीप है तो एक जगह फरो लिखा था, एक जगह फायरो लिखा था। अब इसलिए आपको अलग अलग चीज़ें पढ़ तो लेंगे लेकिन समझना एक ही प्रकार से उसको। अब कोई आता है तो हमें सिर्फ फेरो याद रखना है, समझा क्या ऐसे। तो इसको मैंने क्या बताया, टीलोमेयर, टेलोमेयर या कभी कभी टोलोमेयर भी लिखा मिल जाएगा बुक में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से मैं बता दूं, गुरसूत्र के आखिरी चुरुक क्या कहते हैं, टीलोमेयर कहते हैं। समझ में आ गया, चलिए। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, आप इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग आनंद में होंगे। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।